आइए अब हम इसकी क्रियाविधि समझते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एल्किल नाइट्राइल जिसका सूत्र है CH3CN, जहाँ पर हम जानते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और साथ ही साथ नाइट्रोजन के पास होता है एक लोन पेयर। जब हम इसका अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो अम्ल जिसका काम होता है प्रोटॉन देना, तो यहाँ पर जैसे ही प्रोटॉन प्राप्त होता है, नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है यह अपने लोन पेयर देकर प्रोटॉन H के साथ बंध बना लेता है और यहाँ पर हमें जो नई संरचना मिलती है वो होगी CH3C ट्रिपल बॉन्ड NH, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, यह कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींच लेगा और इस तरह से कार्बन पर अब हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी और इसे इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा जल। हम जानते हैं जल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर कार्बन को डोनेट करके उसके साथ बंध बना लेगा और यहाँ पर हम देखें जो इस तरह से हमें मिलेगा CH3C जिससे जुड़ा हुआ है जल OH2, ये पूरा इस तरह से जुड़ा हुआ है और इसके साथ कार्बन से ही जुड़ा हुआ है द्विबंध के साथ NH, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर अब फिर से लोन पेयर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जोड़े देगा कार्बन को, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और चूंकि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होना अस्थायित्व को दर्शाता है। इसकी वजह से यह अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है उसे अपनी ओर खींच लेगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में यहाँ से निष्कासित हो जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर चूंकि जो H+ प्रोटॉन निकला है वो कहीं बाहर नहीं जाने वाला है, यहाँ पर चूंकि नाइट्रोजन के पास फिर से लोन पेयर आ चुके हैं, तो यह इस प्रोटॉन को फिर से अपने लोन पेयर देकर उसके साथ बंध बना लेगा और इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो नई संरचना होगी वो होगी CH3C, यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ है OH समूह और साथ ही साथ कार्बन से जुड़ा है द्विबंध के साथ NH2 समूह। अब यहाँ पर जैसे ही नाइट्रोजन पर, क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रहण कर चुका है, तो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसकी वजह से यह कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो एक और पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा है अब उसे वह खींच लेगा और इस तरह से अब यहाँ पर जो कार्बन है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यह यहाँ पर जो OH समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है उसमें से जो ऑक्सीजन है वह अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े देकर कार्बन ऑक्सीजन के बीच द्विबंध का निर्माण करेगा। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े देगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसकी पूर्ति यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन जोड़ों को खींचकर करेगा और इस तरह से यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निष्कासित हो जाएगा। यहाँ पर फिर से ये जो H+ बाहर निकल रहा है उसे नाइट्रोजन जो कि जिसके पास लोन पेयर है वह फिर से इसे ग्रहण कर लेगा और इस तरह से यहाँ पर जो हमें संरचना मिल जाएगी वो हो जाएगी CH3C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ पर जो संरचना ये हमें एमाइड मिली है और एमाइड जो है यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्योंकि लोन पेयर हैं और इसलिए यह जो निष्कासित प्रोटॉन है उसे यहाँ पर ग्रहण कर लेगा और इस तरह से हमें मिलेगी जो नई संरचना होगी वो होगी CH3C डबल बॉन्ड O और साथ ही साथ कार्बन से ही जुड़ा हुआ होगा NH3, जिसमें चूंकि प्रोटॉन ग्रहण कर चुका है नाइट्रोजन, इसलिए इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि यहाँ पर NH3+ है, इसलिए अब ये जो NH3+ है बड़ी आसानी से कार्बन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जोड़े को लेकर यह NH3 अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाएगा और जैसे ही अमोनिया बाहर निकलती है, यहाँ पर हमें जो मध्यवर्ती स्पीसीज मिलेगी वो हो जाएगी CH3C, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और उससे जुड़ा होगा डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर कार्बन बहुत ही ज़्यादा धनात्मक आवेश होने की वजह से इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और इसे इलेक्ट्रॉन की पूर्ति अब फिर से करेगा जल का अणु।
यहाँ से जल का अणु इससे ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर देकर इसके साथ बंध बना लेगा और इस तरह हमें नई संरचना मिलेगी CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ ही साथ कार्बन से ही जुड़ा होगा OH2। जैसे ही ऑक्सीजन कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े देकर बंध बनाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसे निरस्त करने के लिए वह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़े को लेगा और यहाँ से प्रोटॉन H+ के रूप में निष्कासित हो जाएगा। और आप देख सकते हैं हम अपने फाइनल प्रोडक्ट के तरफ पहुँच गए हैं और ये संरचना हो गई CH3C डबल बॉन्ड O और साथ ही साथ कार्बन से ही जुड़ा हुआ है OH समूह, यानी कि हमें मिल गया है फिर से कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस पूरी प्रक्रिया में आपने देखा कि जल के 2 अणु ने भाग लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरुआत में ही यहाँ पर अम्ल यानी कि प्रोटॉन के रूप में उपयोग हुआ, बीच में यह निष्कासित हुआ, फिर से उपयोग हुआ और अंत में पुनः H+ के रूप में बाहर निकल गया। यानी इस पूरी प्रक्रिया में जो प्रोटॉन है यानी कि जो अम्ल है वह एक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जो कि क्रिया में भाग तो लेता है लेकिन अंत में वापस बाहर निकल जाता है। तो यह है नाइट्राइल के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने की अभिक्रिया की क्रियाविधि। आइए अब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने की एक और विधि जानते हैं और ये विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर RMgX या हम R की जगह पर कोई भी एल्किल या एरिल समूह हो सकता है। अब यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें हम जानते हैं मैग्नीशियम धातु होती है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ जो एल्किल समूह है या एरिल समूह होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज है और ये इस तरह से एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा या समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम जब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पर हमें और फिर उसका जब हम जल अपघटन करते हैं तो हमें सीधे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में होता यह है कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है जिसमें हम मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं और एल्किल समूह पर के कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, जब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया होती है तो अब कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है या द्विबंध है उसमें से पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा किसी भी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है इससे अब जो हमारा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का एल्किल समूह है वो जाकर यहाँ पर जुड़ जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस तरह से वह वहाँ पर जुड़ जाता है। साथ ही साथ जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का पॉजिटिव पार्ट है यानी कि MgX वाला समूह है वह जाकर ऑक्सीजन से जुड़ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस तरह से यहाँ पर जो पूरा जो माध्यम होता है वो ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है और यहाँ पर जो हमें मीडिएटर जो मिलेगा, मध्यवर्ती उत्पाद मिलेगा वो होगा RC जिससे जुड़ा होगा डबल बॉन्ड O और साथ ही साथ कार्बन से जुड़ा होगा एक दूसरा ऑक्सीजन और जिसके दूसरे बंध की पूर्ति होगी MgX के द्वारा। अब जैसे ही स्पीसीज का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है OMgX में से जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस से हमें H+ मिलेगा और OH- मिलेगा। तो यहाँ पर जो H+ होगा वह ऑक्सीजन से जाकर जुड़ेगा क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है और जो OH समूह OH- समूह होगा वह जुड़ जाएगा मैग्नीशियम से और इस तरह से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा RCOOH। साथ ही साथ यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उपयोग करके कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है उसमें जो हमने एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड में जो एल्किल समूह लिया है उससे एक कार्बन अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ पर मेथाइल मैग्नीशियम हैलाइड लेते हैं, CH3MgBr लेते हैं, और इसकी क्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो जो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा वो होगा यहाँ पर एथेनोइक एसिड, यानी कि CH3COOH। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो एल्किल समूह था ग्रिना रीजन में उसमें एक ही कार्बन था, जबकि हमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल रहा है उसमें 2 कार्बन हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ श्रेणी का अवरोहण होता है, यहाँ पर जो श्रृंखला है कार्बन श्रृंखला में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर हम देख चुके हैं, इसके पहले अभिक्रिया में हमने देखा था जिसमें हमने देखा था कि नाइट्राइल के द्वारा भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करते हैं, और इस तरह यहाँ पर हमने देखा कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि ग्रिना रीजन के द्वारा भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एल्किल नाइट्राइल या फिर ग्रिना रीजन ये दोनों ही एल्किल हैलाइडों से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि इस दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग हम सीधे एल्किल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने लिया है मेथाइल क्लोराइड CH3Cl। अब यहाँ पर जब हम इसकी क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो यहाँ पर जो क्लोरो समूह होता है वो साइनो समूह Cn- के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और हमें मिल जाता है CH3Cn। अब यहाँ पर नाइट्राइल का जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस पहले हम जब करते हैं अम्लीय जल अपघटन जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O और साथ ही साथ मिलेगा NH2, क्योंकि यहाँ पर जो जल अपघटन करने पर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ जुड़ेगा और जो दोनों हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे, और इसका हम आगे और जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पर हमें सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं और साथ ही अमोनिया मिलती है। इसी तरह से यदि हम एल्किल क्लोराइड ले रहे हैं CH3Cl ले रहे हैं और इसकी क्रिया मैग्नीशियम से कराएंगे तो हमें ग्रिना रीजन मिल जाएगा CH3MgCl, और इसकी क्रिया वापस जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस तरह से इन विधियों का उपयोग करके हम सीधे एल्किल हैलाइडों से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं एक और विधि, एसिल हैलाइडों के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करना। एसिल हैलाइडों के जल अपघटन के द्वारा हम सीधे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम इनके क्षारीय जल अपघटन के द्वारा कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त करते हैं और उसका आगे प्रोटोनेशन करने पर अम्लीय जल अपघटन करने पर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एसिल क्लोराइड है जिसका सूत्र होता है RC≡OCl, यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन भी ज़्यादा कार्बन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वह कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा है उसे अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन पुनः यह बैक बॉन्डिंग करके इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, और यहाँ पर चूंकि क्लोरीन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है इसलिए यह कार्बन क्लोरीन के बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़े को लेकर Cl- के रूप में बाहर निकल आता है। जैसे ही यह Cl- के रूप में बाहर निकलेगा यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी और इसे इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा जल। जल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं जिससे यह कार्बन को डोनेट करेगा और इसके साथ बंध बना लेगा और हमें नई स्पीसीज मिलेगी RC≡OOH2। यहाँ पर ऑक्सीजन पर होगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अपने लोन पेयर बंध बनाने के लिए दिए हैं। अब जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़े को खींचेगा और हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल आएगा, और इस तरह से हमें जो संरचना मिलेगी वो होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की RC≡OOH। तो इस विधि के द्वारा हम एसिल क्लोराइडों से सीधे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण विधि है जिसमें हम एसिल एनहाइड्राइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करते हैं।
एसिल एनहाइड्राइड, जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड। आपको बता दें कि जो एनहाइड्राइड बनते हैं वो अम्लों के दो अणुओं के बीच से एक जल का अणु निष्कासित हो जाने के द्वारा बनते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जब हमने लिया है बेंजोइक एनहाइड्राइड, तो ये बना है बेंजोइक एसिड के दो अणुओं के बीच से एक जल का अणु निष्कासित होने के बाद। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बेंजोइक एनहाइड्राइड है, इसका सूत्र है C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद O, फिर C डबल बॉन्ड O C6H5। तो यहाँ पर ये जो बेंजोइक एनहाइड्राइड है, जब हम इसका अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो हमें दो अणु बेंजोइक अम्ल के प्राप्त होंगे। यहाँ पर हम देखें कि जो एनहाइड्राइड है उसमें से ऑक्सीजन बीच में है और दोनों तरफ कार्बन है, तो कोई भी कार्बन ऑक्सीजन का बंध यहाँ पर विदलित हो सकता है क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक बंध टूटता है तो वहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि दूसरे जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जैसे ही यहाँ पर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस से हमें मिलेगा H+ आयन और OH- आयन। तो H+ आयन आप समझ सकते हैं ये ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, जबकि OH- है वह कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें दो अणु बेंजोइक अम्ल के प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर मिश्रित एनहाइड्राइड लेते हैं, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर लिया है बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, जो कि बेंजोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल के द्वारा प्राप्त हुआ हो, तो इसका सूत्र होगा C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर से O, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पर भी अब देख रहे हैं कि जो एसिटिक अम्ल एथेनोइक अम्ल तरफ का जो ऑक्सीजन कार्बन बंध है वो यहाँ पर टूटेगा और इस तरह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तथा OH समूह कार्बन से जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें बेंजोइक एसिड और एथेनोइक एसिड का मिश्रण प्राप्त होगा। तो इस तरह से एनहाइड्राइड्स के द्वारा भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद और एक महत्वपूर्ण विधि है, यह है एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करना। आप जानते हैं एस्टर का निर्माण किस तरह से होता है। हमने पढ़ा है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की क्रिया आपस में कराई जाती है तो यहाँ पर जल का एक अणु निष्कासित होता है और एस्टर बनते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है वो रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है, यानी कि एस्टर का निर्माण होना और एस्टर का फिर से जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल में टूट जाना, ये क्रिया आपस में चलती रहती है। तो यहाँ पर जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमने लिया है एथेनोइक एसिड CH3COOH और इसकी क्रिया हम एथेनॉल C2H5OH से कराते हैं, तो यहाँ पर हम देखें दोनों के बीच से जल का एक अणु बाहर निष्कासित हो जाएगा और हमें मिलेगा एस्टर CH3COOC2H5। इस तरह से प्राप्त जो एस्टर हैं, इन एस्टर का वापस यदि हम अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो हमें फिर से कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एथेनॉल प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है एथिल बेंजोएट, यानी कि C6H5 COOC2H5। एथिल बेंजोएट ये एस्टर हमने लिया है और जब हम इसका जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बंध है वह टूटेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जब हम इसका जल अपघटन करेंगे तो हमें मिलेगा H+ और OH-। H+ जुड़ जाएगा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से, जबकि OH जुड़ जाएगा कार्बन से और इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा बेंजोइक एसिड C6H5COOH और साथ ही साथ मिलेगा यहाँ पर एथेनॉल C2H5OH। तो इस तरह से हम एस्टर्स के जल अपघटन के द्वारा बड़ी आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल और एथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है एथिल ब्यूटेनोएट। यहाँ पर दोनों ही समूह
जो है वह एल्किल समूह है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से जल अपघटन करेंगे तो जो बड़ी श्रृंखला है ना, वो हमें एसिड के रूप में प्राप्त होगी और ये होगी ब्यूटेनोइक एसिड, और साथ ही साथ जो छोटा एल्कोक्सी समूह है C2H5O है उसके साथ जुड़ जाएगा OH- और हमें यहाँ पर मिलेगा जो C2H5O समूह है उससे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, और इस तरह से हमें मिलेगा एथेनॉल C2H5OH। तो इस तरह से एस्टर के जल अपघटन के द्वारा भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां हमने जानी जिनके द्वारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। आइए अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से संबंधित कुछ कन्वर्जन रिएक्शन, रूपांतरण अभिक्रियाओं को देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड किस तरह से बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ब्यूटेन 1 ऑल यानी कि इसमें 4 कार्बन परमाणु की एक श्रृंखला है जिसमें कि हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, और इसे हमें परिवर्तित करना है ब्यूटेनोइक एसिड में। यानी कि आप समझ सकते हैं जो OH समूह है उसे हमें यहाँ पर जो एक कार्बन वाला साथ ही साथ OH समूह है उसे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित करना है। और हम जानते हैं कि जब हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीकरण करने के द्वारा हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ले सकते हैं क्रोमियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण, जिसे हम कहते हैं जोन्स रीजेंट। तो इसके द्वारा सीधे ही जो अल्कोहल हैं उनका ऑक्सीडेशन करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्यूटेन 1 ऑल का क्रोमियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करने पर हमें ब्यूटेनोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, बेंजाइल अल्कोहल से फेनिल एथेनोएट अम्ल प्राप्त करना किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बेंजाइल अल्कोहल है इसका सूत्र होगा C6H5CH2OH। अब यहाँ पर जो बेंजाइल अल्कोहल समूह है, यहाँ पर CH2OH में से जो OH समूह है इसको हमें परिवर्तित करना है, देखिए फेनिल एथेनोएट अम्ल में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बेंजीन है उससे एक ही कार्बन CH2OH जुड़ा हुआ है, जबकि हमें इसे परिवर्तित करना है एथेनोएट अम्ल में। यानी कि यहाँ पर हमें एक कार्बन को बढ़ाना होगा, यानी कि यहाँ पर हमें श्रृंखला का अवरोहण करना होगा। और श्रृंखला का अवरोहण करने के लिए हम जानते हैं कि पहले जो OH समूह है इससे हमें किसी भी एल्काइल समूह से प्रतिस्थापित करना होगा। तो यहाँ पर हम इसकी क्रिया करा लेते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, और इस तरह से जैसे ही हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया कराएंगे जो OH समूह है वह प्रोटॉन ग्रहण करके जल के रूप में निष्कासित हो जाएगा और ये जो है Br समूह वहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। अब हम जानते हैं ब्रोमाइड समूह को आसानी से साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, और इस तरह से जब हम इसकी क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करेंगे तो पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ब्रोमाइड को अपने साथ KBr के रूप में बाहर निकाल लेगा और जो साइनो CN समूह है वह यहाँ पर कार्बन से जुड़ जाएगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कार्बन की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब हम जानते हैं कि जो नाइट्राइल्स होते हैं उनका जल हम आगे जल अपघटन करते हैं। तो यहाँ पर जब हम जल अपघटन करेंगे तो कार्बन के साथ जुड़ेगा ऑक्सीजन और जल का जो दोनों हाइड्रोजन होगा वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। और जब हम इसका आगे जल अपघटन करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर एमाइड, यहाँ पर हो जाएगा यह C6H5CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो इस तरह से हमें एमाइड मिलेगा और हम जानते हैं कि एमाइड को थोड़े से और अम्लीय माध्यम में गर्म करने पर हमें मिल जाएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेंजिल एथेनोइक एसिड 6H5CH2
COOH। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कार्बन श्रृंखला का अवरोहण किया और इसके लिए हमने ब्रोमाइड को प्रतिस्थापित किया साइनो समूह से, और साइनो समूह का फिर हमने जल अपघटन किया, जिससे हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर हम बेंजोइल अल्कोहल से फेनिल एथेनोएट प्राप्त कर पाए। इसी तरह से एक और उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, और इसे हमें परिवर्तित करना है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड में। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो बेंजीन है उसमें एक Br समूह है, और उससे जो मेटा पोजीशन है यानी कि 3rd पोजीशन पर यहाँ पर एक नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें भी 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, यानी कि नाइट्रो वहाँ पर भी उपस्थित है, लेकिन जो यहाँ पर ब्रोमो समूह है वो यहाँ पर ओइक एसिड में परिवर्तित हो चुका है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो Br समूह है, तो हम जानते हैं कि जो एल्किल हाइलाइड होते हैं या एरिल हाइलाइड होते हैं उनको हम ग्रिनार रिएजेंट में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसकी क्रिया जब हम मैग्नीशियम से कराएंगे तो यहाँ पर हमें आप देख सकते हैं C6H5MgBr ये मिलेगा, जिसमें जी जो बेंजीन रिंग है उसमें नाइट्रो समूह भी उपस्थित होगा। और जब ये ग्रिनार एजेंट हमने पढ़ा है, जब इस ग्रिनार एजेंट की अभिक्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पर चूंकि जो एल्किल समूह रिंग होगी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें भी जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वह पाई इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पर अब ये जो रिंग है जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो सीधे जाकर कार्बन से जुड़ जाएगी, और इस तरह से हमें मिलेगा C6H5C डबल बॉन्ड O, और साथ ही साथ कार्बन से जुड़ा होगा OMgBr। और इसका जब हम आगे जल अपघटन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो इस तरह से जिन अभिक्रियाओं को हमने पढ़ा है उनका ही स्टेप बाय स्टेप उपयोग करते हुए हम अपने प्रोडक्ट तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण हम ले रहे हैं। ये उदाहरण है यहाँ पर 4-मेथिल एसीटोफिनोन, 4-मेथिल एसीटोफिनोन, और इसे हमें परिवर्तित करना है 1,4-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि एक जो 1-मेथिल एसीटोफिनोन है उसमें बेंजीन रिंग से 1,4 पोजीशन पर एक तरफ मेथाइल समूह जुड़ा हुआ होगा और दूसरी तरफ यहाँ पर COCH3 समूह जुड़ा होगा। अब इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त करना है, यानी कि जो एल्काइल समूह है वह भी कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित होगा और साथ ही कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित होगा, और जो COCH3 समूह है यह भी कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर हम क्षारीय माध्यम में जब इसका पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो दोनों ही समूह, एल्काइल समूह तथा एसिल समूह, दोनों ही यहाँ पर कार्बोक्सिलेट समूह में परिवर्तित हो जाएंगे। और चूंकि यहाँ पर हमने क्षार लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, इसलिए हमें पोटेशियम साल्ट इसका मिलेगा। और इस तरह से जो संरचना मिलेगी वहाँ पर होगा 1,4 पोजीशन पर बेंजीन रिंग में COO के समूह यहाँ पर उपस्थित होंगे, जिसे हम कह सकते हैं 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट आयन, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर चूंकि 2 पोटेशियम जुड़े हुए हैं इसलिए हम कह सकते हैं डाई पोटेशियम बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट आयन। और इस तरह से जब हम इसका आगे जल अपघटन करेंगे, अम्लीय जल अपघटन करेंगे, या हम कह सकते हैं इसका प्रोटोनेशन करेंगे, तो हमें बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम अभिक्रिया का उपयोग करके यहाँ पर 1-मेथिल एसीटोफिनोन से 1,4 बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से और भी हम उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास है साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन हम समझ सकते हैं एक 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग होगी जिसमें कि किसी भी 2 कार्बन के बीच एक द्विबंध होगा।
अब हम इसकी क्रिया, यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर जो द्विबंध है वही बंध टूटेगा और यहाँ पर जब हम इसका अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर जो द्विबंध से जुड़ा हुआ है दोनों कार्बन, वो दोनों कार्बन COOH समूह में परिवर्तित हो जाएंगे, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और COOH समूह में ये परिवर्तित हो जाएंगे। और इस तरह से जो रिंग थी वह अब ओपन हो गई है और इस तरह से हमें जो संरचना मिलेगी जिसमें कि पहले और छठवें नंबर के कार्बन पर ओइक समूह COOH समूह उपस्थित है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। और आप जानते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसका सामान्य नाम होता है एडिपिक एसिड, जिसका कि बहुलक निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने पढ़ा है, प्रिपरेशन रिएक्शंस को हमने पढ़ा है, उनका उपयोग करके हम किसी भी दिए गए यौगिक को हम चाहे जो भी हमारा एक्सपेक्टेड कंपाउंड है या उत्पाद है उसमें हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये थी कन्वर्जन रिएक्शंस। अब इसके बाद हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक और रासायनिक गुणों को। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक गुण। यदि हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक यौगिकों की बात करें तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 9 यानी कि 9 कार्बन तक की जो श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये भौतिक रूप से द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि जो इनकी भौतिक अवस्था होती है वो ये द्रव अवस्था होती है। साथ ही साथ यदि हम इनमें कलर देखें तो ये रंगहीन होते हैं और साथ ही साथ इनमें कुछ अरुचिकर गंध होती है, अनप्लीजेंट यहाँ पर स्मेल इनकी होती है। जबकि 9 से अधिक कार्बन श्रृंखला वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो कुछ मोम की भांति सॉफ्ट सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और ये कुछ बहुत थोड़ी मात्रा में वाष्पशील भी होते हैं। साथ ही साथ ये रंगहीन होते हैं और साथ ही साथ ये गंधहीन भी होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं पाई जाती है। इसके बाद हम देखें इनके क्वथनांक। तो यहाँ पर जो इनके क्वथनांक होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो क्वथनांक होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोनों यहाँ तक कि अल्कोहल की तुलना में भी अधिक होते हैं और इसके पीछे कारण है इनके बीच पाया जाने वाला जो हाइड्रोजन बंध, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। यहाँ तक कि देखा गया है कि जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एसिटिक एसिड की संरचना होती है, यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O देन OH और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन से जुड़ा हुआ जो एक तरफ ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। यह दूसरे इसी भी प्रकार के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ये अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और यहाँ पर हम देखें कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ी मजबूती के साथ आपस में जुड़े होते हैं जिन्हें हम डाइमर कहते हैं और ये डाइमर इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि वाष्प अवस्था में जब इन्हें गर्म किया जाता है तो वाष्प अवस्था में भी ये डाइमर के रूप में रहते हैं, यानी कि इनके बीच जो बंध होता है हाइड्रोजन बंध वो नहीं टूटता है और यही वजह है कि इनका जो क्वथनांक होता है वो अधिक होता है। इसके बाद हम देखें इनकी जल में विलेयता। तो जल में विलेयता के पीछे भी कारण होता है जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाना। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि जो कम कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लगभग 3 से 4 कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो तो बड़ी आसानी से जल में घुल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही कार्बन श्रृंखला बढ़ती है यानी कि एल्काइल समूह बढ़ता है और हम जानते हैं कि जो एल्काइल समूह होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, जल विरागी स्वभाव के होते हैं, इसलिए एल्किल श्रृंखला के बढ़ते जाने से इनकी जल में विलेयता धीरे धीरे कम होती जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर हम देखें जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं तो उनमें भी जो छोटे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे कम कार्बन श्रृंखला वाले, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड ठंडे जल में तो जल में नहीं घुलता है, लेकिन यदि गर्म जल लिया जाए तो यह उसमें घुल जाता है। इसके अलावा जितने भी एरोमेटिक
कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, कार्बोक्सिलिक यौगिक होते हैं, ये कार्बनिक विलायकों में जैसे कि बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, इसमें बड़ी आसानी से घुल जाते हैं। तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण। आइए अब हम जानते हैं इनके रासायनिक गुणों को। कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो रासायनिक गुण है या इनकी रासायनिक अभिक्रिया है, इनकी संरचना के आधार पर या इनमें होने वाले बंध के विदलन के आधार पर हम इन्हें 4 भागों में बांट सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी संरचना होगी RCOH और साथ ही साथ एक कार्बन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर जो पहली रासायनिक अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया होंगी जिसमें कि यहाँ पर OH बंध का विदलन होगा, यानी कि OH बंध का जब विदलन होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो H+ आयन के रूप में बाहर निकलेगा। और आप समझ सकते हैं कि जब H+ आयन देने का जो कार्य होता है वह अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, यानी कि इसमें वो अभिक्रियाएं शामिल होंगी जो कि इनकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाएंगी। दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं वो होंगी जिसमें कि पूरे OH बंध बाहर निकलेगा। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बंध है वह टूटेगा, यानी कि OH समूह का यहाँ पर प्रतिस्थापन होगा। तीसरी प्रकार की वो अभिक्रियाएं होंगी जिसमें कि पूरा कार्बोक्सिलिक समूह यानी कि C+OH ये भाग लेगा। और चौथी प्रकार की वो अभिक्रियाएं होंगी जो कि कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़े हुए एल्किल या एरिल समूह हैं, उनमें हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाली जो अभिक्रियाएं होंगी, यानी कि हाइड्रोकार्बन में होने वाली प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक समूह की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम 4 वर्गों में बांट देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कि OH बंध का विदलन होता है, यानी कि जो इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जो अल्कोहल हैं या फिनॉल हैं वो भी अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। और जब हम इनकी क्रिया किसी सक्रिय धातु जैसे कि सोडियम से कराते हैं तो ये यहाँ पर साल्ट बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वह भी अल्कोहल और फिनॉल की भांति इस प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। जब हम अल्कोहल और फिनॉल की भांति जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया भी सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट बनता है, यानी कि सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। और यह हाइड्रोजन गैस का निष्कासन दर्शाता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद हम देखें जो इनकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाने की दूसरी अभिक्रिया है। यहाँ पर हमने देखा था कि जब हम फिनॉल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो जो फिनॉल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके साल्ट बनाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जल बनता है। इसी तरह से फिनॉलों की तरह ही कार्बोक्सिलिक अम्ल भी प्रबल क्षारों ये जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करते हैं और यहाँ पर साल्ट बनाते हैं और जल निकलता है, जबकि ये अभिक्रिया अल्कोहल नहीं देते, जो ये दर्शाता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वह फिनोलों की तरह ज़्यादा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है प्रबल क्षारों के साथ तो क्रिया करते ही हैं, ये दुर्बल क्षार जैसे कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इनके साथ भी क्रिया कर लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन बनाएंगे या उसका सोडियम साल्ट बनाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो इस तरह से हम देखें कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वह दुर्बल क्षारों के साथ भी क्रिया करते हैं, जो ये दर्शाता है कि ये अल्कोहल या फिनोलों की तुलना में अधिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। साथ ही साथ ये जो अभिक्रिया होती है
यह कार्बोक्सिलिक अम्लों की पहचान के लिए भी ये जो अभिक्रिया होती है ये कराई जाती है, क्योंकि ये अभिक्रिया अल्कोहल और फिनॉल नहीं देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो अल्कोहल और फिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं।